डोडो टीवी। एक समय की बात है, रामनगर नाम का एक गांव था। ये गांव नदी किनारे पहाड़ी पर बसा हुआ था। उस गांव में एक रामधन नाम का गरीब बनिया अपने 12 साल के बच्चे के साथ रहता था। वो हर रोज सुबह उठता और गांव-गांव जाकर फेरी लगाता, मूंगफली और गुड़ बेचा करता और जोर-जोर से आवाजें लगाया करता। गुड़ ले लो, मूंगफली ले लो, गुड़ ले लो, मूंगफली ले लो। और बीच बीच में बोलता था, जो भी बच्चा मूंगफली खाई शान हो जाई, बूढ़ा खाई जवान हो जाई। जो भी बच्चा मूंगफली खाई शान हो जाई, बूढ़ा खाई जवान हो जाई। उसे आता देख बच्चे चिल्लाते, मूंगफली वाला आया, मूंगफली वाला आया, मूंगफली वाला आया। और अपने अपने घरों से दौड़ा करते और बर्तन में अनाज चावल लाकर उसे दे देते। वो बच्चों को गुड़ मूंगफली देता और बच्चे खाकर बड़ा प्रसन्न होते थे। रामधन का यही रोज का काम था। वो रोज पूरे दिन सूनी पगडंडियों, बड़े बड़े बगीचों से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। उसे सुनसान रास्तों, जंगल आदि से गुजरना पड़ता था। वो डरता नहीं था, एक साहसिक व्यक्ति था वो। आत्माओं, भूत प्रेतों से कई बार उसका पाला पड़ गया था। एक बार वो अपने घर से जल्दी उठा, सामान लिया और बेचने के लिए निकल पड़ा। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव बेचते हुए वो आगे बढ़ता गया। बात उस समय की है जब दोपहर का समय था। सभी लोग अपने अपने घरों में थे। रामधन एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। दोनों गांव के बीच का अंतर 1 किलोमीटर के आसपास का होगा। दूसरे गांव जाते वक्त उसे एक सुनसान खेत की मेड़ से गुजरना पड़ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और गन्ने लगे थे। ऐसे रास्ते से कोई अकेला जाए तो उसकी धोती गीली हो जाए। रामधन कुछ आगे चला। उसे एक बहुत बड़ा बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में आम, महुआ, नीम, तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। बगीचे में बहुत सुंदर हरियाली फैली थी। गर्मी की दोपहर में सताया हुआ रामधन उस बगीचे में विश्राम करने चला गया। वो बहुत थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे लेट गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब आग लग गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि बगीचे में आंधी उठने लगी है। डालियां आपस में टकरा रही हैं। उठा और डालियों के टकराने की दिशा में देखने लगा और देखा तो 2 डालियां ऊपर नीचे हो रही थी और डरावनी आवाज आ रही थी। कोई और होता तो उसका कलेजा मुंह में आ जाता। डाली आपस में चरमरा रही है तो ये धुआं कैसे आ गया? ऐसा लग रहा है मानो भूत डालियों पर नाच रहे हो या झगड़ा कर रहे हो, लेकिन भूत दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो आंखें खोलकर लेट जाता है और वहां का नजारा देखने लगता है। तभी उसे 2 भूत दिखाई देते हैं जो एक डाली से दूसरी डाली पर घूम रहे थे। बड़ा विशालकाय भूत छोटे काली मरियल भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इससे ही डालियां चरर मरर कर रही थी। बड़ा भूत, रुक जा काली मरियल, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ, मेरे हाथ से भाग नहीं पाएगा। सरदार, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे और मैं उस भूतनी को फिर छेड़ूंगा। वहां का वातावरण बहुत ही भयानक हो जाता है और भूत भी प्रकट हो जाते हैं। सभी विकराल और डरावनी आवाज कर रहे थे। तभी एक चुड़ैल भी प्रकट हो जाती है। चुड़ैल बड़ी अजीब थी। उसकी 3 आंखें थी, मुंह माथे पर था, बड़ी भयानक लग रही थी। किंतु रामधन कहां डरने वाला था। नजारा देखने लगा।
उसे बड़ा मजा आ रहा था भूतों की लड़ाई में। अब बड़ा भूत छोटे मरियल भूत को पकड़े जा रहा था। दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। इस चक्कर में कई डालियां टूट गई थी और बवंडर समझ गया था। छोटा काली मरियल भूत पकड़ नहीं आ रहा था। अचानक बड़े भूत ने उसे पकड़ लिया और बहुत मारे ही जा रहा था। और फिर सारे भूत एक एक करके गायब होने लगते हैं। अब बड़ा भूत, मरियल भूत और चुड़ैल रह जाते हैं और फिर वह भी गायब हो जाते हैं। अब चलना चाहिए। इन भूतों की लड़ाई में 1 घंटा खराब हो गया। और उसने अपनी सामान का बर्तन उठाया, लेकिन वो बहुत भारी हो गया था, उससे नहीं उठा। रामधन सोचने लगा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सामान उठाने के चक्कर में वो पसीने से भीग गया और किसी अनिश्चित की आशंका जताने लगा। ये पहली बार था कि उसे डर सताने लगा। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत ही भारी आदमी सामने से चला आ रहा हो, फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। रामधन ने सोचा, हिम्मत से काम लेना होगा, भागने से कोई फायदा नहीं। रामधन पूछता है, कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। बड़ा भूत सामने आ जाता है। क्या चाहते हो मुझसे? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं नहीं डरता तुमसे। मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहता और कोई भी भूत तुम्हें नहीं डराएगा। अगर कोई तुम्हें डराएगा तो उसका भी वही हाल होगा जो काली मरियल भूत का हुआ। क्या किया उस काली मरियल भूत ने? वह कई दिनों से उस 3 टंगरी चुड़ैल को सता रहा था। मैंने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन आज हद पार कर दी थी उसने। कुछ भूतों को लेकर मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने भी दौड़ा दौड़ा कर मारा सभी को। रामधन ने बचने के लिए चमचागिरी में उसकी प्रशंसा की और कहा कि अब मैं जाऊं? आ जाओ, और जाते जाते कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। रामधन थोड़ी गुड़ मूंगफली निकाल कर देता है। बड़ा भूत मूंगफली और गुड़ खाता है और उसे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा और दो भाई, बहुत ही मजा आ गया। बचपन में हम गुड़ मूंगफली खाया करते थे। अब तुम और लोगे तो तुम्हें उसका दाम चुकाना पड़ेगा। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूंगा। अच्छा, चल मेरे पीछे आ जा। रामधन बड़े भूत के पीछे चलने लगता है और बड़ा भूत एक नीम के पेड़ के पीछे पहुंचता है और कहता है कि इस पेड़ के बगल में खोदो। मेरे पास खोदने के लिए तो कुछ भी नहीं, मैं कैसे खोद सकता हूँ? तब थोड़ी देर में ही बड़ा भूत भयानक हो जाता है और उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और नाखून से जमीन को खोदता है। कुछ देर खोदने के बाद एक कलश निकलता है जो चांदी के सिक्कों से भरा रहता है और रामधन को वो दे देता है। ये लो भाई, पूरा गुड़ और मूंगफली ले लो। वो भूत गुड़ मूंगफली खाने में व्यस्त हो जाता है। रामधन कलश लेकर आराम से निकल जाता है। रामधन की गरीबी मिट जाती है और झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर वो बनाता है और शांति पूर्वक रहने लगता है। मनु को बीच पर सनसेट देखना और अकेले टहलना बहुत पसंद था। अक्सर वो काम खत्म करने के बाद शाम के वक्त समुद्र के किनारे चले जाया करती। शनिवार का दिन था। मनु समुद्र की लहरों में टहल रही थी। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अरे ये क्या है? लगता है किसी का कैमरा यहाँ छूट गया है। ये तो कोई बहुत प्रोफेशनल कैमरा लगता है। ये तो कमाल है। मनु उस कैमरे को अपने साथ घर ले आई। रात हो चुकी। मनु ने खाना खाया और उस कैमरे को टेबल पर ही रखा छोड़कर सो गई। लेकिन कोई था जो अब जाग चुका था।
अगले दिन मनु ने सुबह जैसे ही टीवी ऑन की, समुद्र के किनारे मिली लाश, शरीर पर मिले किसी बहुत बड़े खतरनाक जानवरों के पंजे के निशान। मौत का समय कल शाम को बताया गया। अरे कल शाम तो मैं वहीं थी, तब तो कुछ नहीं था। आती हूँ। अरे वाह शिखा, बता कैसी है तू? बहुत दिन हुए मिले। मनु और शिखा बातों में लग गए। कुछ देर बाद शिखा की नजर उस कैमरे पर पड़ी। वाओ, ये कैमरा तो मस्त है यार, कब लिया? अरे वो कैमरा तो चल वो छोड़, चल इस नए कैमरे से बाहर चलकर कुछ पिक्चर लेते हैं। मनु और शिखा ने पास ही के पार्क में जाकर कुछ पिक्चर्स ली और घर चले आए। लेकिन उन्हें नहीं पता था उनके साथ साथ एक तबाही चल रही थी। तेरी सोसाइटी में पुलिस आई है, लगता है कोई क्राइम हुआ है। मनु और शिखा ने बाहर निकलकर देखा तो वह हैरान हो गए, क्योंकि पार्क में कुछ लोगों की लाशें पड़ी थी। कुछ तो गड़बड़ है, जो बीच पर हुआ वैसा ही यहाँ पार्क में। अरे मैंने कैमरे से उस वक्त कुछ पिक्चर ली थी, शायद उनमें कुछ क्लू हो। मनु ने दौड़कर कैमरा उठाया, पिक्चर्स देखना शुरू किया। पिक्चर्स देखते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ मनु, तू इतनी परेशान क्यों है? शिखा ने मनु से कैमरा छीन लिया और उन पिक्चर्स को देखते ही उसे भी एहसास हो गया कि ये कोई मामूली कैमरा नहीं, बल्कि मौत की तस्वीर लेने वाला खतरनाक औजार था। पुलिस ने जरूरी सबूत इकट्ठा करके उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन यह मामला पुलिस की समझ से परे था। मनु, क्या हमें इस कैमरे के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए? हाँ, मुझे भी यही लगता है। चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूँ करो। कौन है? किसकी आवाज है ये? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस कैमरे को छोड़ और भाग यहाँ से। कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात मानते रहो, वरना जो हश्र उन लोगों का हुआ वही तुम दोनों का भी होगा। हमें छोड़ दो, जो तुम बोलोगे हम करेंगे। मैं खुद शिकार नहीं कर सकता क्योंकि इस कैमरे में मेरी जान कैद है। तुम दोनों रोज 3 इंसान की फोटो खींचोगी और मैं अपना शिकार उन्हें बना लूंगा। अगर किसी दिन तुमने मेरे शिकार का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगा। अब मनु और शिखा एक शैतान के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके थे। रोज किसी ना किसी इंसान की फोटो खींचते, हर शैतान शिकार कर लेता। अब तक इतनी मौतें हो चुकी थी कि पुलिस के लिए केस उलझता ही जा रहा था। मनु और शिखा अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। शिखा, हम यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ, मौत आएगी तो आएगी, वैसे भी अभी कौन सा हम जी रहे हैं। फिर एक दिन मनु और शिखा ने उस कैमरे को एक अलमारी में बंद किया, घर से भागने लगी। सर, तो लाशें मिली हैं। इंस्पेक्टर और सिपाही बिना देर किए उस जगह पहुंच गए।
ये घर तो मनु का था और वहां लाशें मनु और शिखा की थी। सर, इस इलाके में पिछले 18 दिनों में 40 मौतें हो चुकी हैं सर। सभी लाशों पे एक ही तरह के निशान है, जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से इनका शिकार किया हो। ओके ओके, इससे पहले कि ये कातिल और लोगों की जान ले, उसे पकड़ना होगा। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, चलो। इंस्पेक्टर और सिपाही उस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। हेलो, ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। सुनो, तुम एक बार पूरे घर को और अच्छे से चेक करो। मुझे कमिश्नर सर ने बुलाया, ठीक है? मैं अभी आता हूं। इंस्पेक्टर निकल गया और तभी सिपाही को घर की तलाशी करते हुए अरे वाह, ये कैमरा तो काफी महंगा इंपोर्टेड लगता है। वाइफ को बट्टी कट कर दूंगा, खुद हो जाएगी। सिपाही उस घर को सील करके वहां से निकल गया। मुझे मेरा नया गुलाम मिल गया। कभी कभी लालच मौत का सौदा साबित हो जाता है। इस सिपाही को ये नहीं पता। स्वामी जी, वो पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। घर जा जाकर प्याज मांगती है और फिर घर के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देती है। ये सब तुम्हारी पिछली गलती से हुआ, वरना वो खत्म हो चुकी होती। जानती हूँ स्वामी जी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। अगर हुई तो तुम और तुम्हारे पति को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। बस एक बात हमेशा याद रखो कि जिस दिन कोई इंसान उस चुड़ैल के वजन के बराबर प्याज में से तौल देगा, उस दिन वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाएगी। नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में अलका और रोहन रहने आए। नए घर में आकर बहुत खुश थे। कुछ महीने बहुत अच्छे भी थे, लेकिन फिर अलका और रोहन के बीच झगड़ा होने लगा। रोहन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि अलका रात भर घर से गायब रहती और सुबह होते ही लौट आती थी। तुम जाती क्या और करती क्या हो, मुझे जानने का पूरा हक है। पति हूं मैं तुम्हारा, और अपनी सोसाइटी में पिछले 15 दिनों से 15 औरतों की मौत हो चुकी है। मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मुझे माफ करना रोहन, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सोसाइटी में हो रही मौतों की पुलिस जांच चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों की बीच अफवाह थी कि सोसाइटी पर अब एक चुड़ैल का साया था। हम तो इस सोसाइटी को छोड़ रहे हैं। ये सोसाइटी अब शापित हो चुकी है, यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। कहते एक औरत हर रात किसी एक घर को चुनती और वहां जाकर प्याज मांगती थी। कौन है? आती हूँ अभी। दीदी थोड़ा प्याज मिलेगा? खत्म हो गया। अभी लाई। प्याज, बहुत सारा प्याज चाहिए। प्याज मिलते ही वह औरत भयानक चुड़ैल बन जाती। क्या पता क्या सच था,
लेकिन सोसाइटी की औरतों की मौतें इस बात का सबूत थी कि वो चुड़ैल बहुत खतरनाक थी और बेरहम भी। इस सब के बीच एक रात अलका काली साड़ी पहनकर जब घर से बाहर निकली तो रोहन भी अलका को बिना बताए चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। अलका बिल्डिंग के अंधेरे कॉरिडोर में चलती जा रही थी और रोहन उसके पीछे। तो क्या लोगों की बातें सच है? क्या अलका ही वो चुड़ैल है? रहस्यों का सच जानने के लिए रोहन गुमनाम अंधेरे में बढ़ता ही जा रहा था। हे भगवान, ये किसकी चीख है? कहीं अलका तो? हड़बड़ाहट में रोहन दौड़ा, लेकिन अंधेरे में पीछे से किसी ने उसके सिर पर हमला किया। वो बेहोश हो गया। आंख खुली तो बिस्तर पर, सिर पर पट्टी और अलका उसके बगल में। अलका, तुम ठीक तो? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम रात में कॉरिडोर में घायल पड़े थे। डॉक्टर ने कहा है अगर अच्छे से आराम करोगे तो 3 दिन में ठीक हो जाओगे। लेकिन कल रात मैंने तुम्हें वहां देखा। क्या कर रही थी तुम वहां? अभी सभी बातें छोड़ो और सिर्फ आराम करो। रोहन आराम करेगा तो मैं अपना अधूरा काम 3 दिन में खत्म कर पाऊंगी। अलका क्या करने वाली थी किसी को नहीं पता था। रोहन अब बिस्तर पर पड़ा था और सोसाइटी के सभी घरों में खौफ था, एक अनजान चुड़ैल का खौफ। जैसे ही रात हुई, अलका ने रोहन को नींद की गोलियां दी और उसके सोते ही अलका घर से बाहर निकली। अंधेरे सुनसान कॉरिडोर में काली साड़ी पहने अलका कहीं खो गई। उस कॉरिडोर से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए एक रास्ता था। ऊपर की मंजिल पर कई सालों से कोई नहीं गया था। वो हिस्सा हमेशा बंद ही रहता था। आज की रात इस सोसाइटी के लिए तबाही की रात होगी। बस एक घर से थोड़ा सा और प्याज और फिर कई सारी लाशें। उस भयानक जगह को देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ इतनी सारी लाशें इतने भयानक तरीके से लटकी हुई हैं। लेकिन ये आवाज किसकी थी? इन सब मौतों का सच क्या था? अलका आगे बढ़ी। तू जो भी है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। अब वो बिल्कुल अलका के सामने थी। चुड़ैल ने अलका पर एक के बाद एक कई हमले किए। अलका बिल्कुल मौत के मुहाने पर पहुंच गई थी। मैं तो तुम्हारे लिए प्याज लाई थी। चुड़ैल ने उस तरफ देखा तो वहां 2 बोरियां रखी थी। इतना सारा प्याज। अब मैं इस प्याज से और शक्तिशाली हो जाऊंगी। मेरी तरकीब काम कर गई। अब कोई और मौत नहीं होगी। अलका बुरी तरह घायल थी लेकिन खुश थी। अब वो चुड़ैल भी असली रूप में आ चुकी थी। मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत सारे इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। पिछले साल बेतहाशा बढ़े प्याज के दामों की वजह से इस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी।
भूख बहुत जालिम है मेरे दोस्त, इंसान को हैवान बना देती है।